श्री तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा शांति शांति शांति। तेन विधिस्तदन्तस्य तेन विधिस्तदन्तस्य चलेगा। इससे पहले सुबह जो हम पढ़ रहे थे तपरस तत्कालस्य में ये जो वर्णस्य ग्रहणे हेतु वैकृत ध्वनि और प्राकृत ध्वनि, वैकृत ध्वनि और स्फोट में प्रमाण दे रहे हैं। वयम तत् स्वभावतः वर्णस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि रिष्यते। ग्रहणे माने तत्तत्काल कालकत्वेन ग्रहणे, तत्तत्कालकत्वेन ग्रहणे वृत्ति भेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते। शब्दस्य ऊर्ध्वम् अभिव्यक्ते वृत्ति भेदाय वैकृतः। शब्दस्य ऊर्ध्वं पश्चात अभिव्यक्ते पश्चात वृत्ति भेदाय वैकृतः। प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि दो शब्दों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर 564 पेज पर। ध्वनि शब्द गुणा इति भाष्ये ध्वनि शब्देन वर्ण वैकृत ध्वनिश्च। एक स्फोट तत्तद वर्णई तत्तद रूपेण अभिव्यज्यते। एक ये स्फोट तो उन वर्णों से उस रूप से अभिव्यक्त होता है। ध्वनि शब्द गुणा, ध्वनि शब्द का गुण है। ध्वनि शब्देन वर्ण वैकृत ध्वनिश्च। ध्वनि शब्द से एक तो वर्ण लिए हैं और एक वैकृत ध्वनि ली है। तत्र वैकृत ध्वनि स्फोटस्य तद रूपेण पुनः पुनः अभिव्यक्ति कार्यम इति तद अभिव्यक्ति स्फोटस्य तत्कालत्वमेव। ह्रस्वदीर्घ रूप स्फोटस्तु ह्रस्वदीर्घ रूप स्फोटस्तु भिन्न 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 कालावच्छिन्नैर् विजातीयैर् ध्वनिभिर् अभिव्यक्तो भिन्न लौकिकैर् ध्वनिगत भेदेन तद्भेदस्यापि संप्रत्ययात्। फिर इन्होंने दिया नीचे विलंबित आदि वृत्तौ तो स्फोट एक जातीय है। ध्वनि कृता वृद्धि तस्य वैकृत ध्वनि कृता उपलब्धि काल वृद्धि। वैकृत ध्वनि कृत उपलब्धि काल वृद्धि। वर्णोपराग अभिव्यक्ति जनक यत्नीय कालोपरागेण स्फोटस्य भानम। वर्ण से वर्णोपराग अभिव्यक्ति जनक यत्नीय कालोपरागेण स्फोटस्य भानम। अतएव से प्राकृतत्वेन व्यवहारः। अस्य माने तज्जनक यत्न को प्राकृत कहते हैं।
एम से एम तथा तस्य लाभोत्तरम जायमानस्तु तत्वं से वैकृत तत्वं से अतएव अस्य प्राकृतत्व निवारा अयम तु वैकृत तत्वं से तत्वं चाल तत्वं से आलस्यादि कृतत्वात् तत्वमनि वैकृतत्वं से आलस्यादि कृतत्वात् वर्णाभिव्यक्ति उत्तर कालस्यायम् अयम तु उपलब्धेरे पौनः पुण्य कारणम पौनः पुण्यम च विच्छेदेन उपलब्धि धारा मात्रेण न तो विच्छिद विच्छिद उपलब्ध्या एतद् अविच्छिन्नत्वेन पुनः स्फोट उपलब्धि ह्रस्वाकारा एव इति प्रत्यभिज्ञानात् आरोपे सति निमित्तानुसरणं न तो निमित्तम अस्ति इति आरोप इति न्यायात् एक न्याय है उसमें है तो वेदांत में सुना है मैंने यहाँ पर दिया है आरोपे सति आरोप होने पर निमित्त का अनुसरण किया जाता है ना तो निमित्तम अस्ति इति आरोप उत्पत्तिवादिना तो एवं वक्तुम् अशक्यं स्पष्टं आरोप होने पर निमित्त का अनुसरण करते हैं क्या निमित्त है इसका आरोप होने पर निमित्त का अन्वेषण करते हैं न तो निमित्तम अस्ति इति आरोप निमित्त है इतना देख करके आरोप नहीं देखा जा सकता तो ध्वनि और स्फोट ध्वनि स्फोट से शब्दाना ध्वनि खलु लक्ष्यते ध्वनि लक्ष्यते अल्पो महर्षि के सांसिद्धिमेन तत्स्वभावतः ध्वनि स्फोटस्य स्तः शब्दानां ध्वनि खलु लक्ष्यते अल्पो महर्षि अल्प और मान ध्वनि लक्षित होता है केशांसिद्धिमेन तत्स्वभावतः तदुवयं सिद्धं स्वभावतः न तु तत्र प्रमाणांतर अपेक्षा वैकृत ध्वनि और स्फोट इन दोनों में प्रमाण दे रहे हैं शब्दानां चिराचरोपलब्धिकार उपलब्धिकर अल्पत्व महत्ववान वैकृत ध्वनि देव अल्पत्वादिना लक्ष्यते वर्णस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनिरिष्यते वृत्तिवेदे निमित्तत्वं वैकृतः प्रतिपद्यते वृत्तिवेदे स्थितिवेदे पाठान्तरं चिराचिर उपलब्धि विशेषे इति तदर्थ प्राकृत परतया उक्तत्वादः कैयटेन वैकृत इति तदुक्तम् शब्दानां वैकृत ध्वनिरेव अल्पत्वादिना लक्ष्यते महत्वं चिरकालत्वं वैकृत ध्वनि स्फोटयो प्रमाणमात् उभयं तत् स्वभावतः वैकृत ध्वनि और स्फोट इन दोनों में प्रमाण कह रहे हैं तदुक्तम हरिणा ये बात हरि ने भी कही है स्फोटस्य तदुक्तम हरिणा स्फोटस्य वर्णस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनिरिष्यते तत्तद रूप रूषितस्य स्फोटस्य
वर्ण से ग्रहण हेतु प्राकृत ध्वनि दृश्यते, वर्ण के ग्रहण में या स्फोट के ग्रहण में। वैकृत ध्वनि और प्राकृत, वैकृत ध्वनि कृत उपलब्धि काल वृद्धि, प्राकृत ध्वनि में कोई अंतर नहीं है। अतएव अस्य प्राकृतत्वेन व्यवहार। यहाँ पर 564 पर ध्वनि कृता वृद्धि के ऊपर देखिए, वैकृत ध्वनि कृता उपलब्धि काल वृद्धि। फिर कहते हैं वर्णोपराग अभिव्यक्ति जनक यत्नीय कालोपरागेण विस्फोटस्य भानम। वर्णोपराग अभिव्यक्ति जनक, वर्ण के साथ उपरक्त वर्णोपराग अभिव्यक्ति जनक यत्नीय कालोपरागेण विस्फोटस्य भानम। अतएव से प्राकृतत्वेन व्यवहारः। अस्य तज्जनक यत्नस्य प्राकृतत्वेन व्यवहारः। तथैव लाभादेव अस्य तज्जनक यत्नस्य प्राकृतत्वेन व्यवहारः। स्पोर्ट में गुरुजी ये हरस दीर्घ अलग अलग होता है या एक ही होता है? हरस दीर्घ तो अलग अलग होता है, पर जो द्रुत विलंबित मध्यमा वृत्ति है उसमें भेद नहीं होता है। द्रुत वृत्ति में हरस, द्रुत वृत्ति में दीर्घ, द्रुत वृत्ति में प्लुत, या मध्यमा वृत्ति में हरस्व दीर्घ प्लुत, या विलंबित वृत्ति में हरस्व दीर्घ प्लुत। और ये उदात्त शरीर भी स्पोर्ट में ही अलग होते हैं? वो तो वही होंगे, अलग क्या? मतलब भिन्न होंगे उदात्त से और शरीर से, या नहीं? है क्या? जैसे अ का उच्चारण अगर देखें तो वर्ण में उदात्त उच्चारण अलग है, अनुदात्त उच्चारण अलग है, स्वरित अलग है। स्फोट में भी ये तीनों अलग हैं या एक ही है? नहीं, स्फोट ये तो उच्चारण तो ध्वनि के साथ है ना। मैं तो कैटेगरी पहचानना चाह रहा हूँ कि ये जो 18 तरीके से हम इसको डिवाइड करते हैं उसमें से क्या क्या चीजें स्पोर्ट में है और क्या है? ये जो ध्वनि में ही उदात्त अनुदात्त स्वरित, उदात्त अनुदात्त स्वरित, सानुनासिक निरनुनासिक, यहाँ पर लिखा तो है इसमें 564 पर प्रदीप में देखिए, व्यक्ति स्फोटोत्र विवक्षिता सच नित्या एतच्चेन उच्चारितेन तत्र पस्पसायां विचारितं तथैव बोधव्यम्। व्यक्ति स्फोट शब्द गुण, शब्द से गुण उपरंजक, शब्द से गुण, शब्द गुण, शब्द का गुण क्या है? उपरंजक, व्यंजकत्वेन तथा घटा पुनः पुनः दृश्यमानोऽपि न भेदम अवलंब्यते तथा विलंबितायां वृत्तोऽकाराय पुनः पुनः उपलभ्यते इति वृत्तिभेदे भी वर्णस्य भेदो न गृह्यते। वृत्ति भेद होने पर भी अकाराय पुनः पुनः उपलभ्यते विलंबिता वृत्ति में, वृत्ति भेदे भी वर्णस्य भेदो न गृह्यते। वर्ण माने वो जो आकार वर्ण है उसका भेद नहीं। सर्ववृत्तिषु तत्कालत्वम्, सभी वृत्तियों में वो तत्काल ही है। ह्रस्व दीर्घ कृतास्तु स्वतः भिन्न, ह्रस्व दीर्घ कृत तो स्वतः ही भिन्न, भिन्न ही ध्वनि भीर व्यज्यन्ते इति तेषां काल भेदा। ये स्पष्ट है ना। ह्रस्व दीर्घ कृत जो है वो तो स्वतः ही भिन्न है, भिन्न ही ध्वनि भी व्यज्यन्ते इति तेषां काल भेद। काल भेद है ना उनका, ह्रस्व का दीर्घ अपने काल भेद है, लेकिन ये द्रुत विलंबित मध्यमा वृत्ति में काल भेद नहीं माना जाता।
एक ही आकार द्रुत वृत्ति में बोलो, मध्यमा वृत्ति में बोलो, विलंबित वृत्ति में बोलो, काल भेद नहीं है। आ को बोलो, आकार को बोलो। ह्रस्व आकार को हमने द्रुत मध्यम विलंबित वृत्ति में बोलेंगे। वो तो वो दिखाया था कि शब्द में भेद नहीं है, शब्द में भेद नहीं है। ये दिया ना, सिद्धम द्रुतायन तपर करने, वो तो पूर्व पक्ष था कि द्रुत वृत्ति में तपर कर देंगे तो मध्यम विलंबित में उपसंख्यान करना पड़ेगा काल भेद होने से। ये तो पूर्व पक्ष है, काल भेद होने से उपसंख्यान करना पड़ेगा। उत्तर दिया कि वर्ण अवस्थित है, सिद्धम अवस्थित वर्ण वक्तुश्चिराचिर काल वचना वृत्ते विशिष्यन्ते भिद्यन्ते। वृत्तियां भिन्न भिन्न हो जाती हैं। वर्ण अवस्थित है द्रुत मध्यम विलंबितासु किंकृत स्तरी वृत्ति विशेषा वक्तुश्चिराचिर वचनात्। वक्ता के चिर अचिर वचन से वृत्तियां भिन्न हो जाती हैं। स्फोटस्य ग्रहणे हेतु वर्णाभिव्यक्ति उत्तर कालस्यायम्। वर्ण की अभिव्यक्ति के स्फोटस्य भानम् अतएव से प्राकृतत्वेन व्यवहारः तथैव लाभादेव अस्य तज्जनक यत्नस्य। ये जो प्राकृत किसको कह रहे हैं? स्फोट का जनक जो यत्न है। अस्य प्राकृतत्वेन व्यवहारः अयं तु वैकृतः तथा तस्य लाभोत्तरम जायमानस्तु तत्त्वं च वैकृतत्वं च। ध्वनिकृत वृद्धि है, वैकृत ध्वनिकृत उपलब्धि काल वृद्धि। जो वैकृत ध्वनि है उसके आधार पर उपलब्धि काल बढ़ जाता है। और फिर ये दिया है विलंबित आदि वृत्तौ तो स्फोटा एक जाति है। विलंबित आदि वृत्ति में तो जो स्फोट होगा वो एक जाति का ही होगा। ह्रस्व दीर्घ प्लुतास्तु स्वतः भिन्न इत्यस्य व्यंजक भेदेन आरोपित भेदाय भिन्नैर ध्वनिभिर वर्णैर विद्यन्ते। में जो ये ह्रस्व दीर्घ प्लुतास्तु स्वतः भिन्न, स्वतः भिन्न है। व्यंजक भेदेन, व्यंजक भेद से आरोपित भेदाय भिन्नैर ध्वनिभिर विद्यन्ते। विलंबित आदि वृत्तो स्फोटा एक जाति है। ध्वनि कृता वृद्धि से वैकृत ध्वनि कृतोपलब्धि काल वृद्धि वर्णोपरागाभिव्यक्ति जनक यत्नीय कालोपरागेणे स्फोटस्य भानम् अतएव से प्राकृतत्वेन व्यवहारः। अयं तु वैकृतः। अतएव अस्य प्राकृतत्वेन व्यवहारः। अस्य कस्य? इसका प्राकृत रूप से व्यवहार है। तज्जनक यत्न से, स्फोट जनक जो यत्न है उसको प्राकृत शब्द से व्यवहार कर रहे हैं। अतएव से प्राकृतत्वेन अयं तु वैकृतः मानी तथा तस्य लाभोत्तरम जायमानस्तु। उसके प्राप्ति के बाद में जो जायमान है
तथा तस्य लाभोत्तरम जायमानस्तु वैकृता तत्वं च आलस्याधिकृतत्वात् माने वैकृतत्वं च आलस्याधिकृतत्वात् वर्णाभिव्यक्ति उत्तर कालश्चायम। ये स्फोटस्य ग्रहण है वर्ण की अभिव्यक्ति के उत्तर काल में पजायम तो उपलब्धि रेपोना पुण्य कारणम। अयम तो वैकृतः तत्वं च आलस्यादि वर्णाभिव्यक्ति उत्तर कालश्चायम अयम तो उपलब्धि रेपोना पुण्य कारणम। बहुत सारा इन्होंने, पर एक बात देखनी पड़ेगी हमारे को, प्राकृत ध्वनि और वैकृत ध्वनि में क्या अंतर है। वैकृत ध्वनि जो है वर्ण से ग्रहण हेतु प्राकृतो ध्वनि दृश्यते, वर्ण का ग्रहण करने में तो प्राकृत ध्वनि हेतु बनता है, और वृत्ति भेदे निमित्तत्व वैकृत, वृत्ति के भेद में जो निमित्तता है वो वैकृत, तो वैकृत प्रति वृत्ति भेदे वैकृतः निमित्तत्वं प्रतिपद्यते। शब्दस्य ऊर्ध्वम् अभिव्यक्ते वृत्ति भेदाय वैकृतः, शब्द के अभिव्यक्ति के पश्चात एवं भाष्य व्याख्यान मानवा तदुक्तम तदुक्तम हरिणा, ये वाला है। कहाँ पर प्राकृतत्व स्फोट व्यंजकत्व, दूसरी साइड 565 पर लेफ्ट राइट। सबसे ऊपर अच्छा, प्राकृत स्फोट व्यंजका जिह्वा का स्थान के साथ अभिघात ही प्राकृत ध्वनि है, लिख भी रखा है मैंने। जिह्वा का स्थान के साथ जो अभिघात होता है ना, यही प्राकृत ध्वनि है। ग्रहणे माने अभिव्यक्त, वर्णस्य ग्रहणे अभिव्यक्त प्राकृतो ध्वनि दृश्यते, प्राकृत ध्वनि से शब्द की अभिव्यक्ति जीवा का स्थान के साथ अभिघात ही प्राकृत ध्वनि है। और वैकृत ध्वनि क्या है, तो कहेंगे वर्णस्थिति पाठ है, कहीं कहीं स्फोटस्य पाठ मिलता है और कहीं वर्णस्य। स्फोटस्य ग्रहण हेतु प्राकृतो ध्वनि दृश्यते, स्फोटस्य अभिव्यक्त, स्फोट व्यंजक का प्राकृत ध्वनि, स्फोट की व्यंजक तो प्राकृत ध्वनि है, और वृत्तियों की व्यंजक वैकृत ध्वनि। वृत्तियों का जो अलग अलग भेद प्रतीत हो रहा है ना, उसमें वैकृत ध्वनि है। शब्द की अभिव्यक्ति के पश्चात वैकृत ध्वनि शुरू होती है। शब्द की अभिव्यक्ति से पहले जो प्रयत्न किया जाता है वो प्राकृत ध्वनि कहलाती है, माने जिह्वा का स्थान के साथ अभिघात ही प्राकृत ध्वनि है, और उसके बाद वैकृत ध्वनि शुरू होती है। ऐसे ऐसे विवेचन कर रहे हैं। स्फोट उतना ही रहता है, ध्वनि कृता तो वृद्धि, ऐसे शब्द डाला है यहाँ पर। स्फोटस्तावा नहीं बोलती ध्वनि कृता। स्फोट वो होता है जिससे हमें अर्थ बोध होता है। जैसे किसी ने घंटी बजाई, एक घंटी बजाई, तो ये स्फोट है। किसी ने घंटी बजाई, ये स्फोट है। लेकिन वो जो घंटी है वो तीव्रता से बजाई या मंदता से बजाई, वो तो फिर ध्वनिकृत वृद्धि हो जाएगी। घंटी तो एक ही है समान रूप से, ये तो स्फोट कहलाएगा, लेकिन उसमें
तो इस तरह से ही देख रहे हैं। स्फोट व्यंजक प्राकृत ध्वनि स्फोट, और वैकृत ध्वनि होती है जो जिसके कारण से वृत्ति भेद होता है। ये श्लोक भी दिए हैं ना 565 पे वाम पक्ष में। वर्णस्य ग्रहणे, वर्ण का अर्थ स्फोटस्य, ऐसा भी पाठ भेद मिल रहा है 10 नंबर टिप्पणी में। स्फोटस्य इति यावत् वर्णस्य इति पाठे भी तत्तद्रूप रूषितस्य स्फोटस्य इति वा अर्थ। उस रूप से रूषित जो स्फोट है, तो स्फोटस्य ग्रहणे हेतु प्राकृतो ध्वनि ऋष्यते, प्राकृत ध्वनि स्फोट के ग्रहण में हेतु है। और ग्रहणे मानी उपलब्ध अभिव्यक्त तत्त कालकत्वेन, उस काल में, जैसे कि एक मात्रिक काल, द्विमात्रिक काल, त्रिमात्रिक काल है, ये लिखा है ना। वर्ण से ग्रहण हेतु, इस पर ग्रहण मानी तत्त कालकत्वेन, उस काल वाला। उस काल मानी एक मात्रिक काल वाला, द्विमात्रिक काल वाला, त्रिमात्रिक काल वाला। वृत्ति भेदे निमित्तत्व वैकृता प्रतिपद्य, लेकिन वृत्ति भेद जो होता है वो वैकृत से होता है। वैकृत क्या है? वैकृत ध्वनि कृत उपलब्धि काल वृद्धि, विलंबित आदि वृत्त, विलंबित आदि वृत्ति में स्फोट तो उतना ही रहता है, जैसे कि 564 पर बीच में जो मोटे अक्षर में विलंबित आदि वृत्तो ध्वनि कृता वृद्धि पर लिखा है। विलंबित आदि वृत्तो स्फोटा एक जाति है, ध्वनि कृता वृद्धि वैकृत ध्वनि कृत उपलब्धि काल वृद्धि, वैकृत ध्वनि के कारण उपलब्धि। शब्दस्य ऊर्ध्वम अभिव्यक्ते, शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वम वृत्ति भेदाय वैकृता। शब्दस्य अभिव्यक्ते ऊर्ध्वम, शब्द की अभिव्यक्ति के पश्चात वृत्ति भेदाय वैकृता। प्राकृत ध्वनि स्फोट व्यंजक है और वैकृत ध्वनि वृत्तियों को बनाती है। तो वयम तत्स्वभावता अल्प और महान केशांचित व्यक्त वाचाम और अव्यक्त वाचाम, अव्यक्त वाणी में तो ध्वनि मात्र होती है, व्यक्त वाचाम तो वयम गृह्यते। वयम व्यंग्य व्यंजक से, व्यंग्य व्यंजक भाव स्वरूप से सिद्ध है। येन विधिस्तदन्तस्य एकस्मान्न भवति को एणचीति दध्यत्र मध्वत्र। यहाँ क्यों नहीं होता इको एणची दध्यत्र मध्वत्र? कहते वस्तु होने दो, इको एणची दध्यत्र मध्वत्र, यहाँ इको एणची क्यों नहीं? एक अस्मान भवति, तदंत विधियां क्यों नहीं होती? इगंत से अजादौ परता, इगंत से, ऐसा अर्थ क्यों नहीं होता यहाँ? शब्दानुशासन प्रस्ताव शब्द स्वरूपम इका विशेष्यते, शब्द स्वरूप के द्वारा इगंत शब्द से, तो ऐसा अर्थ हो जाएगा। ये पूर्व पक्षी नहीं जानता, इन्होंने तो ऐसे कहा, उद्योत ने यद संबंधी विधि से तदंत से, ऐसा सूत्रार्थमान पर शंका कर रहा है। जिस किसी से संबंधित विधि होगी वो तदंत की संज्ञा है। ये विधि मानी यद संबंधी विधि है वो तदंत की संज्ञा होती है। अतएव अग्रे विधेयनापि तदंत
विधिं वक्ष्यति। विधि इति च भावे की श्रोत्रत्वात् च तृतीया इत्याहु। श्रोत्र तृतीया है, संबंध में तृतीय विभक्ति है, ऐसा मान रहे हैं। उद्योग तो यद की व्याख्या सहमत नहीं है। यद संबंधी विधि से तदंत संज्ञा, ऐसा सूत्रार्थ मानकर शंका कर रहे हैं। इसलिए विधे नापि तदंत विधि, विधे क्या है यहाँ पर, यण विधेय है, यणंतस्य, ऐसा विधेय से भी तदंत विधि हो जाएगी। यद संबंधी विधि है, जिससे संबंधी विधि, तो वो तदंत की संज्ञा बनेगी। जैसे इक से संबंधित विधि है ना, तो ये तदंत की संज्ञा हो जाएगी। तो कहते अस्तु अलोन्त्यस्य विधेय भवन्ति अन्तस्य भविष्यति नैवं शक्यम, ये अनेकाल आदेशातेषु दोषा स्यात् एचो एवा यावा। तो यहाँ पर अर्थ क्या होगा, एजंतस्य आय आव आय आव संपूर्ण के स्थान में बैठने लगेंगे। नैष दोष यथा प्रकृतिता तदंत विधि भवति एवं आदेश तो भी भविष्यति। एचो यवा यावा का अर्थ ये होगा, एजंतस्य अयंत अवंत आयांत आवांत आदेशो भवति, विधेय के साथ भी तदंत विधि हो जाएगी। एज से तदंत विधि है ना, तो अय अवादि से भी तदंत विधि हो जाएगी। यदि चाहे क्वचित वैरूप्यम तत्र दोषः स्यात्, खट्वा इंद्र है जैसे, तो यहाँ आ और ई को ए ही कैसे होगा, कहीं वैरूप्य है तो वहां दोष आएगा। आत गुना अत्र ही आत इति अकारांतो गृह्यते अचि इति च अजादि। तेन खट्वेन्द्र इत्यादि अवर्णंत समुदाय से अजादेश से गुण प्रसंगात वैरूप्य प्रसंग। अचि का अर्थ आजादी हो गया और आत का अर्थ अकारांत हो गया, और तेन खट्वेन्द्र इत्यादि में अवर्णांत से समुदाय से अजादेश से समुदाय से, तो वैरूप्य होने लगेगा। षष्ठी निर्देश निर्देश मानसित्य विनास्त। तो कहते हैं अपिच कहीं वैरूप्य होगा ना, वहां दोष है। खट्वेन्द्र खट्वेन्द्र उदाहरण। अपिच अंतरंग बहिरंगे न प्रकल्पयातम, अंतरंग बहिरंग भाव भी नहीं बन पाएंगे तत्र को दोषा। जैसे स्योना स्योना उदाहरण है, तो अंतरंग लक्षण से यणादेश से बहिरंग लक्षणों गुणोवाद का प्रसज्जेत। अंतरंग लक्षण यणादेश का बहिरंग लक्षण गुण बाधक होने लगेगा। ऊन शब्दम आश्रित यणादेश और नए शब्दम आश्रित गुण। यदि तदंत विधि इस तरह से होगी, कोई अणची आजादी के पर रहते इगंत को यणादेश होता है, तो ऊन शब्द को आश्रित यणादेश होगा और नए शब्द को आश्रय करके गुण होगा। शिव धातु है, वह को ऊट हो गया, सी ऊ और आगे न, तो पुगंत से गुण होने लगेगा न को मान करके। ऊन शब्द का आश्रय यणादेश और नए शब्द का आश्रय करके गुण। तो यहाँ पर भाष्य कहकर ऊन शब्द में आश्रित्य पर लिखा है उद्योग ने, इत्यादि ना यणो बहिरंगत्व गुण से अंतरंगत्व दर्शते। ऊन शब्द का आश्रय करके गुण यण, ऊन शब्द का आश्रय करके यण, ये बहिरंग हो गया, और गुण नए शब्द का आश्रय करके गुण, ये अंतरंग हो गया। एवं से परत्वाद गुण से आदि थी, परत्व से गुण हो जाएगा, ये व्याख्या तो ठीक नहीं। अनेन ही भाष्येण परिभाषायाम अंग शब्दों निमित्त पर, इस भाष्य से परिभाषा में जो अंग शब्द है ना, बहिरंग और अंतरंग, वो निमित्त परक है न तो स्थानीय आदि परोपी सूचयति। स्थानीय परक आदेश परक वो नहीं है। स्थानीय विशेषण परत्व शिष्टत्व भी नहीं इति न्यायेन, नहीं इति न्यायेन स्थानीय परत्व सनिष्ठत्वात् आदिना आगमी अवयवी आदि परिग्रह, आगमी अवयवी इत्यादि का ये नहीं क्या न्याय है। स्थानीय विशेष परत्व शिष्टत्व भी नहीं इति न्यायेन
स्थानीय परत्व सनिष्ठत्वात्। नहीं इति न्याय तब नहीं पता चला। स्थानीय विशेषण परत्व श्रेष्ठत्व भी, स्थानीय विशेषण परत्व, स्थानीय परत्व सनिष्ठत्व। क्या कह दिया? ऊन शब्द का आश्रय करके यण बहिरंग है। सी आगे ऊन और सी ऊ और न, इस तरह से देख रहे हैं। सी ऊ और न को मान करके सी ऊ के बीच में गुण पाएगा, और ऊन शब्द को मान करके इको आदेश पाएगा। तो अंतरंग बहिरंग भाव यणादेशस्य अंतरंग लक्षणों गुणों बाद यदि तदंत विधि हो जाएगी ना, तो कह रहे हैं इको एनर्जी में तदंत विधि हो जाएगी तो अंतरंग बहिरंग भाव विपर्यस्त हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तदंत विधि नहीं होती तो इको एनर्जी का अर्थ होता है इको यण होता है, के पर रहते, तो ऊ को मान करके यणादेश अंतरंग है और न को मान करके गुण बहिरंग है। लेकिन आजादी के पर रहते ऐसा अर्थ करेंगे, इगंत को यणादेश होता है तो ये बहिरंग हो जाएगा, यणादेश बहिरंग हो जाएगा, और नए शब्द को आश्रित करके जो गुण होगा वो अंतरंग हो जाएगा। परिभाषायाम अंग शब्दों निमित्त परो न तू स्थान्यादि परो भी। बहिरंग मानी बहिर्भूत निमित्त है जिसका, और अंतर्भूत निमित्त है जिसका। निमित्त परक है न तू स्थान्यादि परो। अल विधि से न प्रकल्पित, और एक दोष, तीसरा दोष, ये जो है ना इको एनर्जी इत्यादि सूत्रों में सब जगह तदंत विधि होगी, तो एक दोष तो दिखाया, अस्तु अलवंत्यस विधवंती इति अंतस्य भविष्यति नैवं शक्यम, ये अनेकाल आदेशा तेषु दोषस्य तेजो यवा इत्यादि में नहीं दोष है, उसको भी यथैव प्रकृति तदंत विधिर्भवति आदेश तो भविष्यति तत्र एजन्तस्य अयाद्यंता आदेशा भविष्यन्ति। एजंत को अयाद्यंत आदेश हो जाएंगे, एजन्तस्य अयाद्यंत आदेशा भविष्यन्ति। तो कहा यदि च क्वचित वैरूप्यम तत्र दोषा स्यात्, एक तो ये दोष, अपि च यहाँ इन्होंने कहा ना कि जैसे प्रकृति से तदंत विधि होती है आदेश से भी हो जाएगी, तो एजंत से अयाद्यंत आदेशा भविष्यन्ति। एजंत एचो यवा का अर्थ होगा एजंत के स्थान में आजादी पर रहते अयाद्यंत आदेश होते हैं। तो कह रहे हैं यदि से क्वचित वैरूप्यम तत्र दोषा से, आदगुणा का भी इसी तरह से अर्थ होगा, अंतरंग बहिरंग भाव नहीं बनेगा। दो दोष, और तीसरा दोष ये है अल विधि से न प्रकल्पित, अल विधि भी नहीं बनेगी। अल विधि क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि अलोन्त्यस्य इत्यत्रापि तदंत विधि सद्भावात् अंत्यालन्तस्य समुदायस्य कार्येण भाव्यं देवपन्था इत्यादि अंत्यादेशो भी न प्राप्नोति। ये तीन दोष दे दिए। अल विधि से न प्रकल्पित, अल विधि के प्रत्युदाहरण उपपन्न नहीं होंगे। ये अल विधि के जो प्रत्युदाहरण है देवपंथस्य, अल विधि के ही तो प्रत्युदाहरण नहीं है। जैसे अल विधि में आदेश स्थानीवत नहीं होता, तो कह रहे हैं अल विधि के प्रत्युदाहरण उत्पन्न नहीं होंगे, सुलोप होने लगेगा।
सुलोप होने लगेगा। अल विधिश्च न प्रकल्पित, अल विधि नहीं बनेगी तो स्थानीवत हो जाएगा, स्थानीवत हो जाएगा तो सुलोप होने लगेगा। क्यों होगा ये? अल विधिश्च क्यों नहीं बनेगी? इसलिए कि आपने अर्थ ही बदल दिया। जैसे ये सूत्र है सारे, आपका इतोत्सर्वनाम स्थाने स्थानीवद आदेशो इत्यत्र अलो जायमानो विधि अल विधि। अल के स्थान में होने वाला विधि को अल विधि कहेंगे। तो अलोन्त्य से आदेश होना है, अलो अंत्य से आदेश होना है। ये दिखाया ना, द्यौ पंथा इत्यत्र अलो अंत्य से आदेश होने प्राप्त होती। अंतिम अल को आदेश नहीं पाएगा। पथिन के नय को आ होता है, दिव के वह को उत होता है। तत्र कदाचित पथिनिति अस्य आकार से, कभी तो पथिन को ही आकार हो जाएगा, कभी थिन को हो जाएगा। अनेकाल से सर्वसिद्धेतु सर्वस्येव इति नियमार्थम से। अनेकाल से सर्व सूत्र जो है ये अनेकाल और षित आदेश सर्वस्येव ऐसा नियम करेगा। षष्ठी निर्दिष्ट संपूर्ण को होते हैं अनेकाल और षित आदेश। लेकिन अलोन्त्यस्य में तो ये दिक्कत होगी। अलोन्त्यस्य इत्यत्रापि तदंत विधि सद्भावात् अंत्यस्य अंत्यलंतस्य समुदायस्य कार्यं भावे। अंत्यलंत को तो ये अल विधि नहीं बनेगी। यहाँ पर देवपंथस्थ अल विधि के प्रत्युदाहरण उत्पन्न नहीं होंगे, सुलोप होने लगेगा। स्थानीवत हो जाए, अभी तो ये होता है अल विधि में स्थानीवत नहीं होता, और फिर स्थानीवत हो जाए तो क्या होगा? स्थानीवत हो जाएगा तो सुलोप होने लगेगा। तस्मात् प्रकृति तदंत विधि। इसलिए ये कहना चाहिए कि प्रस्तुत में प्रकृति में तदंत विधि होती है, ये कहना चाहिए। तस्मात् प्रकृति तदंत विधि इति वक्तव्यम। प्रस्तुते, प्रस्ताव जो है कहीं तो साक्षात मिलेगा। यदि इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यमित, द्विवचन से प्रस्ताव तत्रैव अस्ति सूत्रे एव, है ना। कहीं अधिकार से होगा, जैसे एरच में धातु का प्रस्ताव है, ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है। कहीं आक्षेप से होगा, इको जल में धातु का आक्षेप हो जाता है, क्योंकि संत धातु से ही आता है। तो प्रकृति तद है प्रस्ताव तो प्रस्तुत को ही प्रस्ताव कह रहे। ये लिखा भी है प्रदीप ने, प्रकृते मानी प्रस्तुते, प्रस्ताव से क्वचित। प्रस्तुत और प्रस्ताव एक ही चीज है। कहीं तो साक्षात तदंत विधि भाजो निर्देशात, यथा इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यमिति द्विवचनस्य क्वचित अधिकारात् और क्वचित आक्षेपात् है। न वक्तव्यम प्रकृते तदंत विधि वक्तव्यम। सिद्धांत कह रहा है न वक्तव्यम। प्रकृति में प्रस्तुत में ही तदंत विधि होती है। कौन सा है प्रस्तुत? कहते हैं प्रस्ताव से, कहीं तो साक्षात मिलेगा प्रस्ताव, कहीं जो तदंत विधि भाजो निर्देशात। प्रस्ताव का अर्थ नागेश ने कहा बुद्धि सन्निधि, बुद्धि में उपस्थिति। किसकी? बुद्धि में सन्निधि किसकी? यहाँ तो विशेष से कहा जाता है। प्रस्तुते इत्यर्थक प्रकृते इत्यस्य विशेष्य इति शेष लिखा भी है, जो देखे भाष्ये। प्रस्तुते इत्यर्थक, प्रस्तुते इस अर्थ वाले प्रकृते इत्यस्य, प्रस्तुत अर्थ वाला जो प्रकृति पद है ना महाभाष्य में, इसका विशेष्य इति शेष, विशेष्य प्रकृते विशेष्य प्रस्तुते विशेष्य तदंत विधिर्भवति। विशेष यदि, और वो बुद्धि में सन्निहित होना चाहिए विशेष। कहीं साक्षात होगा, कहीं अनुवर्तमान होगा, कहीं आक्षेप से होगा, बुद्धि में उसकी उपस्थिति होनी चाहिए। इको एनर्जी में तो नहीं है ऐसा। इक के स्थान में यण होता है, इसके पर रहते तो यहाँ पर बुद्धि में सन्निधि नहीं है उसकी। शब्द रूप विशेषम आदाय तु अस्य सर्वत्र न प्रवृत्ति।
अव्यावर्तकत्वात्। कोई कहे कि जी शब्द रूप विशेष भी तो विशेष होता है, इको एणचीगंत शब्द रूप को यण होता है, बोले तो कोई ये शब्द रूप विशेष को लेकर के अस्य सूत्र सर्वत्र न प्रवृत्ति, सूत्र की सर्वत्र प्रवृत्ति नहीं होती, अव्यावर्तकत्वात् इति भाव, वो व्यावर्तक नहीं बनता ना। फिर यूं कहें कि इगंत शब्द रूप को, तो इसका व्यावर्तन कहाँ करोगे? इगंत शब्द रूप कोई किसकी व्यावृत्ति करोगे? इगंत शब्द रूप को यण होता है, शब्द रूप जो नहीं है, इगंत शब्द रूप के द्वारा अव्यावर्तकत्वात् शब्द रूप विशेषमादायत्वस्य सर्वत्र न प्रवृत्ति अव्यावर्तकत्वात्। तो प्रकृते तदंत विधि, प्रकृते विशेषे तदंत विधि इति वक्तव्यम्। प्रकृत विशेष्य कहीं हमको सूत्र में ही पढ़ा हुआ मिलेगा, कहीं ऊपर से अधिकार आ रहा है, कहीं आक्षेप करना पड़ेगा। तो कहते हैं न वक्तव्यम एन इति कर्ण ऐसा तृतीया। एन जो है वो कर्ण में तृतीया है, एन इति कर्ण ऐसा तृतीया अन्येन च अन्यस्य विधिर्भवति। कर्ण में तृतीया है, विशेषण के द्वारा विशेष्य की विधि होती है। जैसे देवदत्त क्या है? सहभोज, सरावई ओदनेन से यज्ञदत्ता प्रतिविदित्ते, शराव और ओदन के द्वारा यज्ञदत्त प्रतिविधान संपन्न कर रहा है। संग्रामे अस्ति अस्पथ पदाति भी एवं यापि अचा धातोर्यतम विदित्ते, यापि अचा धातोर्यतम विदत्ते, कह विदत्ते, अचा धातोर्यतम विदत्ते, कह विदत्ते पूछ रहा हूं पाणिनि। अचा धातोर्यतम विधत्ते, अकारेण प्रातिपदिकस्य इयं विधत्ते, कह पाणिनि। एन करण में तृतीया है, और करण जो होता है उद्योत ने दिखाया है यहाँ पर, विशेषणत्व लाभो अत्र एवं करणस्य व्यापारवत्व नियमात्। करण हमेशा शास्त्र में व्यापारवत होता है। करण अन्य कारक तो व्यापारवान हो या न हो जरूरी नहीं, पर करण अवश्य ही व्यापारवान होता है। अन्येषां से व्यापाराभावात् विशेषणम् एव अत्र करण शब्देन उच्यते। विशेषण ही यहाँ करण शब्द से लिया है। कैसे? तस्य च इतर व्यावृत्ति करणम में व्यापार। विशेषण का व्यापार क्या होता है? दूसरे को हटाना, इतर व्यावृत्ति करणम। जैसे ए रच, तो ई ने हटा दिया ऊ को, और ओ रिदोरप, ऊ ने हटा दिया ई को। ऐसे इतर व्यावृत्ति करणम में अस्य व्यापार है। तत्र प्रत्यासत्ति न्याय से शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय विशेषणम में प्रायण तदंत ग्राहकम इति इकोणसी इत्यादि न दोष। प्रत्यासत्ति न्याय से शब्द से प्रयोज्य उपस्थिति विषय है जिसका, शब्द से प्रयोज्य उपस्थिति बुद्धि में सन्निधि विषय है जिसका, ऐसा विशेषण ही प्राय तदंत ग्राहक होगा। शब्द प्रयोज्य, जैसे इदुदे द्विवचनम, यहाँ द्विवचन शब्द है ना, उससे प्रयोज्य उपस्थिति जो ई उ ए है, शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषयम विशेषणम में क्वचित तु, कहीं कहीं ऐसा भी होगा, सती गम के, गमक होने पर अतादृशम, सती गम के अतादृश शब्द रूप विशेष्य आदाय, अतादृश शब्द रूप विशेष्य को लेकर ही तदंत विधि हो जाती है। जैसे 573 पेज पर दिखाया है।
573 पेज पर दिखाया है ये। 573 प्रयोजन सर्वनाम अव्यय संज्ञान, लेफ्ट साइड में देखिए। लास्ट पंक्ति उद्योग की। एतद् वार्तिक मूलात् व्याख्यानात् अव्यावर्तकम अपि शब्द रूपम। शब्द रूप अव्यावर्तक होता हुआ भी शब्द रूपम विशेष्यम आदाय तदंत विधि। इस वार्तिक मूलक व्याख्यान से अव्यावर्तकम अपि शब्द रूपम, अव्यावर्तक होता हुआ भी शब्द रूप विशेष्य को लेकर तदंत विधि, इसी बात को यहाँ पर कहा है जो पढ़ रहे थे ना 568। क्वचित तू, प्रायण ऐसा लिखा था ना प्रदीप ने, उद्योत ने। तत्र प्रत्यासत्ता शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय विशेषण में प्रायण तदंत ग्राहकम। प्रायण, तो प्रायण का फल दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर दिया है क्वचित तु सतीगम के गमक होने पर अतादृशम शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय भिन्नम। शब्द प्रयोज्य 5 में टिप्पणी में दिया अतादृशम माने शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय भिन्नम। एक तो शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय में, एक शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय भिन्नम। शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय भिन्नम शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय भिन्नम है जी। अतादृश माने शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय। शब्द प्रयोज्य इसको ऐसे समझना चाहिए, विशेष्य भूत जो शब्द है उसका उससे प्रयोज्य जो उपस्थिति है वह विषय है जिसका। शब्द का मतलब विशेष्य भूत जो शब्द है। विशेष्य भूत शब्द से प्रयोज्य जो उपस्थिति है बुद्धि में सन्निधि है। उपस्थिति का अर्थ होता है शब्द बुद्धि सन्निधि। शब्द प्रयोज्य उपस्थिति शब्द से, विशेष्य भूत शब्द से जो प्रयोज्य उपस्थिति है, जैसे कि इकोझल में धातु, इस शब्द से प्रयोज्य उपस्थिति, शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय वाला जो विशेषण है, एक विशेषण है। शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय वाला एक विशेषण है। एरच में ई विशेषण है। शब्द प्रयोज्य धातु इस शब्द से, विशेषभूत शब्द से प्रयोज्य उपस्थिति विषय वाला। और कहीं कहीं अतादृशम, सतीगम के अतादृशम माने शब्द रूप विशेष्यम आदाय अपि, शब्द रूप विशेष को लेकर के भी तदंत विधि होती है। कहीं होती है, वो सब जगह नहीं हो सकती। अतादृशम माने शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय भिन्नम। तो इतर व्यावृत्तिकरण ही इसका व्यापार। करण शब्द से अविशेषण लिया है। कैसे लिया है? व्यापारवत्व नियमाद अन्येषां च व्यापारावाद विशेषण में अत्र करण शब्द उच्यते। उसका व्यापार क्या है करण का? बोले इतर व्यावृत्तिकरण में से व्यापार है। तो प्रत्यासत्ति न्याय से, प्रत्यासत्ति संबंध से तत्से प्रत्यासत्या तत्र विशेषणानां मध्ये प्रत्यासत्या विशेषणों के मध्य में शब्द प्रयोज्य उपस्थिति विषय विशेषणम में प्रायण तदंत ग्राहकम। अन्येन च अन्यस्य विधिर्भवति। यहाँ अन्येन यस्य कार्यम यस्मिन् परतः तयोर अकरणत्वं दर्शितम्। अन्येन यस्य कार्यम,
यस्मिन् परता, अन्यस्य इत्यस्मिन् इत्यस्यापि उपलक्षणम, जो अन्यस्य है ना वो अन्यस्मिन् का भी उपलक्षण है। अन्येन अन्यस्य अन्यस्मिन् विधिर्भवति, विशेषणेन अन्यस्य विशेष्यस्य और विशेष्ये अन्यस्मिन् का भी उपलक्षण है ये अन्यस्य। तो अन्येन अन्यस्मिन्, अन्येन यस्य कार्यम यस्मिन् परता तयोर अकरणत्वं दर्शितम्, जिसका कार्य है और जिसके परिणत कार्य है वो कर्ण नहीं माना जाएगा। अन्येन कह करके, अन्येन कह करके ये दिखा रहे हैं, अनेन से अन्य से विधिर्भवति, अनेन इसके द्वारा ये दिखा रहे हैं कि जिसका कार्य है या जिसके परिणत कार्य है वो दोनों ही कर्ण नहीं माने जाएंगे। अन्यस्य जो है वो अन्यस्मिन का उपलक्षण है। अन्येन अन्यस्य विधिर्भवति, अन्य के द्वारा अन्य की विधि होती है। तो जिसका कार्य है अन्यस्य विधिर्भवति, जिसका कार्य है वो कर्ण नहीं होता, या जिसके परिणत कार्य है वो कर्ण नहीं होता। जैसे सार धातु के परिणत कार्य है, सार धातु गार धातु गए, तो सार धातु गार धातु को कर्ण नहीं मानेंगे। और अंग को कार्य है तो अंग को कर्ण नहीं मानेंगे, इक को कर्ण मानेंगे। इक के द्वारा अंग का कार्य गुण हो रहा है तो इक को तो कर्ण मानेंगे पर अंग को कर्ण नहीं मानेंगे, और उधर सार धातु के को भी कर्ण नहीं मानेंगे। ओम शांति शांति शांति।